अर्नेस्टो चे गुवेरा को दुनिया दो तरह से देखती है। एक तरफ एक ऐसा हिस्टोरिकल फिगर जिसको बुचर ऑफ ला काबानिया के नाम से जाना जाता है, और एक ऐसा फील्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर जिसकी गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज ने क्यूबा की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी तरफ अर्नेस्टो की ऐसी इमेज जो आम लोगों में काफ़ी फेमस है, एक रेबेलियन हीरो जिसका चेहरा आपको वोडका और आइसक्रीम से लेकर स्नीकर्स और यहाँ तक कि अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के शोल्डर में भी मिलता है। ये कहानी है एक ऐसे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी की जो कैपिटलिज्म के खिलाफ था, वही आज उसी मार्केट का एक प्रॉफिटेबल सिंबल बना हुआ है। उसकी इमेज अब एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट और पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। अर्नेस्टो गुवेरा की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कैसे इंसान से ज्यादा उसकी छवि मशहूर हो गई। चे गुवेरा आज पूरी दुनिया में इसलिए नहीं फेमस है कि उसने पॉलिटिक्स में क्या किया, बल्कि आर्ट, मीडिया, मार्केटिंग और सोसाइटी ने एक न्यूज़ की फोटोग्राफ को एक पावरफुल सिंबल में बदल दिया। चे गुवेरा की जो फेमस इमेज है वो एक फोटोग्राफ से आई जो 5 मार्च 1960 को ली गई थी। उस दिन हवाना में 136 लोगों के लिए एक सीरियस मेमोरियल रखा गया था जो ला कोबरे नाम की शिप एक्सप्लोड होने से मारे गए थे। रिवॉल्यूशनरी सरकार ने इस एक्सप्लोजन का दोषी सीआईए को ठहराया। गुवेरा की ये फोटो अल्बर्टो कोर्डा द्वारा लिया गया था, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर हुआ करता था और जिसने अपने करियर को बदलकर क्यूबन रिवॉल्यूशन को रिवॉल्यूशन नाम के एक न्यूज़पेपर के लिए डॉक्यूमेंट करने लगा। 1959 तक अर्नेस्टो एक स्ट्रिक्ट और रेडिकल सोच वाला कैसे बन गया, ये जानने के लिए हमें उसके पहले की लाइफ को जानना होगा। अर्नेस्टो गुवेरा अर्जेंटीना के रोजारियो में 1928 को पैदा हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उसका जन्म 14 जून को हुआ, लेकिन उसकी बायोग्राफी चे गुवेरा अ रिवॉल्यूशनरी लाइफ, जो कि जॉन ली एंडरसन द्वारा लिखी गई है, उसमें उसकी बर्थ डेट एक मंथ पहले यानी 14 मई को बताई गई है। और इसका कारण ये था कि उसके पेरेंट्स अर्नेस्टो गुवेरा लिंच और सेलिया दे ला सेरना ने शादी होने से पहले ही बच्चे के जन्म की बदनामी से बचने के लिए उसके बर्थ डेट को चेंज किया। गुवेरा की फैमिली में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस थे। इनकी एंसेस्ट्री आयरिश इमिग्रेंट्स और स्पेनिश एलिट परिवार से था, लेकिन पैसों की समस्या हमेशा से बनी रही। बायोग्राफर्स ने इनकी इस स्थिति को एरिस्टोक्रेटिक पॉवर्टी कहा, यानी परिवार का नाम था लेकिन पैसे नहीं थे। भले ही फैमिली उतनी अमीर नहीं थी, लेकिन अर्नेस्टो का एजुकेशन अपर क्लास बच्चों जैसा हुआ। उसके पास अच्छी किताबें थी, स्मार्ट लोग थे और परिवार का नाम भी था। अर्नेस्टो के घर का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। कई लोगों का मानना है कि उसका परिवार लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली सोच रखता था। उसकी माँ सीलिया एक कट्टर फेमिनिस्ट और एक लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली महिला थी, और अर्नेस्टो के विचारों को इन्फ्लुएंस करने में उसकी माँ का बड़ा योगदान रहा है। और वहीं उसके पिता की विचारधारा थोड़ी कॉन्जर्वेटिव थी और स्पेनिश सिविल वॉर में रिपब्लिकन को सपोर्ट किया था। अर्नेस्टो जब 3 साल का था तब उसको एक सीरियस अस्थमा का अटैक आया जब वो सैन इसिद्रो नॉटिकल क्लब में घूमने गया। ये बीमारी उसके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इसने उसके परिवार के रहने के तरीके और उसके बचपन को प्रभावित किया। उसकी सांस की परेशानी को कम करने के लिए उसकी फैमिली ब्यूनस आयर्स से कार्डोबा प्रांत के अल्टा ग्रासिया में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ड्राई था, जो कि उसके अस्थमा के लिए सही था। 1947 में गुवेरा परिवार एक बार फिर ब्यूनस आयर्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि अर्नेस्टो की दादी एना इजाबेल लिंच की तबीयत काफ़ी सीरियस हो जाती है और कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। और इसी के कारण अर्नेस्टो, जो कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से मेडिकल की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अर्नेस्टो का यूनिवर्सिटी में उतना मन नहीं लगता था और उसने अपने मोटरसाइकिल डायरीज के पहले 1950 में अपने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वो अपने पहले सोलो ट्रिप पर निकल गया। उसने अपने बाइसिकल में एक छोटा सा इटालियन इंजन को फिक्स किया और उत्तरी अर्जेंटीना के लिए निकल पड़ा। अपने जर्नी के दौरान वो कार्डोबा के पास सैन फ्रांसिस्को डेल चान्यार में अपने दोस्तों से मिलने के लिए रुका और उसके एक दोस्त अल्बर्टो ग्रानेडो, जो कि वहाँ के एक लेप्रोसी अस्पताल में काम करता था, उससे मिला। इस जर्नी के बाद उसने अपने दोस्त अल्बर्टो के साथ मोटरसाइकिल जर्नी की शुरुआत की। 1951 में अर्नेस्टो ने अल्बर्टो को उसकी जॉब को छोड़ने के लिए मना लिया और अर्नेस्टो ने भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई को आधे में छोड़कर साउथ अमेरिका की जर्नी में उसके साथ चलने के लिए तैयार किया। जनवरी 1952 में कार्डोबा से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत अल्बर्टो की पुरानी नॉर्टन की 500 सीसी मोटरसाइकिल से की, जिसको अल्बर्टो ला पोदेरोसा सेकंड कहता था, जिसका मतलब था द माइटी वन।
1953 में अपनी मोटरसाइकिल जर्नी से वापस आने के बाद वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई में लग गया, लेकिन एर्नेस्टो पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अपने आप को अर्जेंटीना का नहीं मानता था। उसके डायरी में लिखा है कि इस जर्नी ने उसके अंदर पैन अमेरिका वाली फीलिंग जगा दी। उसका मानना था कि अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका अलग अलग देशों में नहीं बटा हुआ है, बल्कि हम मिक्स्ड रेस हैं और मैक्सिको से साउथ अमेरिका के सदर्न पॉइंट यानी मैगलन स्ट्रेट तक लोगों का कल्चर और नस्ली समानताएं हैं। फिर अप्रैल 1953 में डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद एर्नेस्टो ने तुरंत ही एक और जर्नी का प्लान बना लिया और इस बार उसने अपने बचपन के दोस्त कार्लोस फेरर को अपने साथ लिया और ग्रेनेडो की पहली ट्रिप पर निकल गए। लेकिन कार्लोस के साथ अपने दूसरे ट्रिप पर उसने पॉलिटिक्स को समझने के लिए उन्होंने बोलिविया, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों को ट्रैवल किया। जहां पहली जर्नी पूरी तरह एंजॉयबल थी, वहीं दूसरी जर्नी पूरी तरह पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए थी। उसके बाद जुलाई 1953 में दोनों दोस्त बोलिविया के ला पाज पहुंचे। उस समय बोलिविया बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था और इसकी वजह थी 1952 में नेशनल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट द्वारा नेशनल रिवॉल्यूशन। और पहली बार एर्नेस्टो ने यह देखा कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट काम कैसे करती है। उसके बाद दोनों दोस्त इक्वाडोर में अलग होते हैं और एर्नेस्टो वहां से ग्वाटेमाला दिसंबर 1953 को पहुंचता है। उस समय ग्वाटेमाला अमेरिका में चल रही कोल्ड वॉर का एक प्रमुख एपिसेंटर बना हुआ था, क्योंकि देश बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। प्रेसिडेंट जैकोबो आर्बेंज ने डिक्री 900 नाम की एक लैंड रिफॉर्म को शुरू किया था और इस कानून के अनुसार सरकार बड़े जमींदारों से बेकार पड़ी जमीनों को लेगी और गरीब किसानों को देगी। और सरकार के इस फैसले से ग्वाटेमाला के बड़े लैंड ऑनर्स जैसे यूएस की कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को दिक्कत हुई। ग्वाटेमाला में ही एर्नेस्टो की मुलाकात हिल्डा गदेया अकास्टो से होती है, जो कि पेरू की एक इकोनॉमिस्ट रहती हैं, जिसने पॉलिटिक्स के चलते अपने देश को छोड़ दिया था। एर्नेस्टो के विचारों को मोटिवेट करने में उसका बड़ा योगदान रहा है। उसने एर्नेस्टो के मार्क्सिस्ट विचारधारा को एक राजनीतिक लड़ाई में बदलने में मदद की। हिल्डा के थ्रू एर्नेस्टो की मुलाकात क्यूबा से निकाले गए कई रिवॉल्यूशनरी से हुआ। इन लोगों ने 1953 में बायामो गैरिसन पर हमला किया था, जो पूरी तरह से नाकाम रहा था, और उनमें से एक था एंटोनियो निको लोपेज। और इन्हीं एक्साइल ग्रुप्स के बीच रहते हुए एर्नेस्टो को वो नाम मिला जिससे पूरी दुनिया उसे जानने लगी। उसका निकनेम चे निको लोपेज ने ही दिया था, जो एर्नेस्टो के अर्जेंटीना शब्द चे, जिसका मतलब अरे या सुनो होता है, कि बार बार यूज करने से मजाक में लोपेज ने उसका नाम चे रख दिया। एर्नेस्टो जब ग्वाटेमाला में था तब जून 1954 में CIA ने ऑपरेशन PB सक्सेस शुरू किया। कार्लोस कास्तिलो आर्मास की लीडरशिप में आर्मी ने अटैक किया, साथ ही साथ US एयरफोर्स भी शामिल थी। इस हमले के दौरान एर्नेस्टो ने कम्युनिस्ट यूथ द्वारा एक आर्म ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो आर्बेंज सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन कई आर्मी के लीडर्स US के इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने आम लोगों को हथियार देने से मना कर दिया और फिर एक बड़े खून खराबा को रोकने के लिए आर्बेंज सरकार को आखिरकार गिरा दिया गया। आर्बेंज की सरकार गिरने से एर्नेस्टो ने एक बात सीख लिया कि ग्वाटेमाला रिवॉल्यूशन इसलिए असफल हुआ क्योंकि आर्बेंज ने अपनी पुरानी आर्मी को खत्म नहीं किया और वो उस सिस्टम के साथ ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आया जो उसको ही हटाने वाली थी। तख्ता पलट के कुछ महीने पहले यानी दिसंबर 1953 में गुएरा ने अपनी आंटी बिएट्रिज को लेटर लिखता है और बताता है कि वो अब कितना रेडिकल बन चुका है। और उसने ये भी कहा कि उसने स्टालिन की फोटो के सामने ये कसम ली है कि जब तक वो कैपिटलिज्म को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा तब तक वो रुकेगा नहीं। स्टालिन को वो इसलिए नहीं पसंद करता था कि वो सोवियत सिस्टम या उसकी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करता है, बल्कि वो स्टालिन को इसलिए पसंद करता था क्योंकि स्टालिन उसके लिए एक सिंबल था, अमेरिकन पावर को विरोध करने का प्रतीक। गुएरा ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जिसने लैटिन अमेरिका की उम्मीद को खत्म कर दिया और इसकी वजह से वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जब ग्वाटेमाला में सरकार गिरी तब एर्नेस्टो को ग्वाटेमाला छोड़ना पड़ा और उसने अर्जेंटीना के एम्बेसी में रुकना पड़ा और सितंबर 1954 को उसको मैक्सिको जाने के लिए परमिशन मिली। मैक्सिको में रहने के दौरान गुएरा ने वहाँ के हॉस्पिटल के एलर्जी सेक्शन में काम करने लगा और साथ ही साथ न्यूज एजेंसी में भी उसे एज अ फोटोग्राफर का काम मिल गया। और इसके बाद उसकी मुलाकात हिल्डा से फिर हुई और मिलने के कुछ दिन बाद ही दोनों ने 18 अगस्त 1955 को शादी कर ली और शादी के 6 महीने बाद उनकी हिल्ड्रा बिएट्रिज नाम की एक बेटी होती है। फैमिली मैन बनने के बाद भी एर्नेस्टो का ध्यान पॉलिटिक्स की ओर लगा रहा और 1956 को
उसने अपनी माँ को एक लेटर लिखा और कहा कि उसका रास्ता अब डॉक्टर बनने से काफ़ी दूर हो चुका है और अब उसके लिए मार्क्सवाद मेडिकल की प्रैक्टिस से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। 1955 के मिडिल तक मैक्सिको में रहने के दौरान चे ग्वेरा ने क्यूबा से निकाले गए रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो क्यूबा में बटिस्टा को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी दौरान अर्नेस्टो की मुलाकात एक यंग रिबल लीडर फिडेल कैस्ट्रो और उसके भाई राउल से होती है। चे और फिडेल की दोस्ती तुरंत ही हो गई और उनके रिवॉल्यूशनरी विचार एक ही थे। फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट और गुरिल्ला प्रिंस की राइटर जॉर्जी एन गियर ने लिखा है कि चे और कैस्ट्रो की पार्टनरशिप वैसी ही रही है जैसे लेनिन और ट्रॉट्स्की, हिटलर और गोबेल्स की थी। इस दौरान क्यूबा में फुलगेंसियो बटिस्टा का सख्त शासन था। मार्च 1952 में बटिस्टा ने मिलिट्री के सहारे तख्ता पलट किया और इलेक्शंस को रद्द करवा दिया। उसने तानाशाहों की तरह क्यूबा पर रूल किया और उसका सपोर्ट अमेरिका के बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली जैसे अमेरिकन माफिया मेयर लैंस्की और लक्की लुसियानो ने किया। बटिस्टा और लैंस्की करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर बन गए और उनका रिलेशन काफ़ी सालों तक बना रहा। प्ले राइट आर्थर मिलर ने द नेशन में लिखा है कि बटिस्टा का क्यूबा उम्मीद से ज़्यादा करप्ट था, माफियाओं का गढ़ था और अमेरिकन और दूसरे देशों के लिए एक अयासी की जगह थी। 1953 के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 3 में से 1 परिवार के पास पानी का कनेक्शन था और लगभग 15 से 20% वर्कर्स के पास कोई रेगुलर जॉब नहीं थी। सरकार ने यहाँ तक लोगों की बेसिक ज़रूरत की चीज़ों जैसे एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर पर भी ध्यान नहीं दिया और इन्हीं सब के कारण क्यूबन रिवॉल्यूशन की नींव डली। मिलिटेंट ग्रुप्स ने बटिस्टा के 1955 के इलेक्शन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ करने लगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था जुलाई 26 का मूवमेंट, जिसको लीड फिडेल कैस्ट्रो कर रहा था। चे ग्वेरा ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया और 2 दिसंबर 1956 को मैक्सिको से फिडेल कैस्ट्रो और 80 लोगों के साथ क्यूबा के ओरिएंटे प्रोविंस पर उतरा। बटिस्टा की आर्मी ने तुरंत ही उन सबको ढूंढ लिया और लगभग ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया। कुछ ही बच पाए, जिनमें से ग्वेरा घायल हुआ, लेकिन वो और कुछ बाकी के सर्वाइवर्स सियरा माएस्ट्रा पहाड़ों की ओर भाग गए और वहाँ उन्होंने एक नई गुरिल्ला आर्मी बनाई। गुरिल्ला आर्मी बनने के बाद ग्वेरा ने डॉक्टरों वाले काम किए, लेकिन कुछ समय बाद बड़े मिलिट्री के कामों में लग गया। उसने आर्मी के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्स किया था और उन सिपाहियों को बिना किसी ट्रायल की गोली मार दिया जाता था, जो या तो स्पाई होते थे या इन्फॉर्मर्स। इसी समय चे कैस्ट्रो का मेन कमांडर बन गया और 1958 में उसने रेडियो रेबेल्डे नाम का एक सीक्रेट रेडियो नेटवर्क भी सेटअप किया। इस रेडियो स्टेशन द्वारा न्यूज़ और आदेशों को भेजा जाता था। उसके बाद 1958 के आखिर में ही ग्वेरा और उसकी ग्रुप ने बटिस्टा के सैनिकों से भरी आर्म्ड ट्रेन को डीरेल कर दिया और सेंटा क्लारा में कब्जा कर लिया। ग्वेरा की इस जीत से बटिस्टा की आर्मी के खिलाफ एक आखिरी और डिसाइसिव झटका साबित हुआ। जीत के बाद अखबारों ने ग्वेरा और कैस्ट्रो भाइयों को क्यूबन रिवॉल्यूशन की 3 सबसे बड़े पावरफुल लोगों में गिना गया। चे क्यूबन सिटीजन बन गया और अपनी वाइफ हिल्डा को डाइवोर्स दे दिया और एक क्यूबन महिला एलाइडा मार्च से शादी करके नई फैमिली की शुरुआत की। और इन सब के बाद जनवरी 1959 को फिडेल कैस्ट्रो की रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने ला काबान्या को अपने कंट्रोल में ले लिया। बटिस्टा की आर्मी ने बिना लड़े पीसफुल सरेंडर कर दिया। फिडेल ने ग्वेरा को ला काबान्या प्रिजन का कमांडर बनाया। कमांडर के रूप में उन लोगों को जो ऑलरेडी रिवॉल्यूशनरी कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए हैं, उनकी अपील को वो देखता और जांच करता और फिर उनको एग्जीक्यूट करता था। चे के समय हुए एग्जीक्यूशन के नंबर्स अलग अलग हैं। ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि 1959 की शुरुआत तक लगभग 100 लोगों को मारा जा चुका था, लेकिन उनमें से कितने चे ग्वेरा के कहने पर हुए, इस पर अभी भी डिबेट होती है। बायोग्राफर जॉन ली एंडरसन का मानना है कि चे ने खुद 55 लोगों को ला काबान्या में फांसी देने की बात कही थी। जॉन ली ने यह भी लिखा है कि चे ला काबान्या का सुप्रीम प्रोसिक्यूटर और 100 दिनों के अंदर लगभग 55 लोगों को मारा गया। चे ग्वेरा ने कई बार रिवॉल्यूशनरी जस्टिस और डेथ पेनाल्टी के बारे में लिखा है। 5 फरवरी 1959 को उसने ब्यूनस आयर्स में अपने दोस्त लुइस परेदेस लोपेज को लेटर लिखा और ये बताता है कि फायरिंग स्क्वाड द्वारा एग्जीक्यूशन क्यूबन लोगों के लिए ज़रूरी ही नहीं, बल्कि ये खुद क्यूबन लोगों द्वारा डिमांड किया गया था। चे ने अपने रेमिनिसेंस ऑफ द क्यूबन रिवॉल्यूशनरी वॉर में कहता है कि गद्दारों और जासूसों को तुरंत मार देना चाहिए। वो ये भी मानता था कि अगर किसी ने रिबल ग्रुप के बारे में किसी बाहरी को कुछ बताता है
तो वो सबको खतरे में डाल रहा है और इसलिए रिवॉल्यूशनरी जस्टिस तेज और सख्त होता था। 1959 के क्यूबन रिवॉल्यूशन के बाद चे, जो कि अर्जेंटीना में पैदा हुआ, एक डॉक्टर जिसके पास इकोनॉमी की कोई नॉलेज नहीं थी, उसे क्यूबा के इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पोस्ट पर लगा दिया गया। 1959 के अंत तक एर्नेस्टो को इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म का हेड बना दिया गया। नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जहां उसने कैपिटलिज्म के प्रति अपने गुस्से को दिखाने के लिए उसने नोटों पर चे साइन किया और साथ ही साथ उसे इंडस्ट्री का मिनिस्टर भी बना दिया गया। चे, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी था, उसको प्रॉफिट और पैसे बनाने वाले लोगों से नफरत थी। उसका मानना था कि सरकार का पूरी तरह से इकोनॉमी में कंट्रोल होना चाहिए। उसने मार्केट या प्रॉफिट के बजाय बजटरी फाइनेंस सिस्टम के जरिए सेंट्रल प्लानिंग को सपोर्ट किया। भले ही चे अपने काम को लेकर पैशनेट था, लेकिन उसके समय क्यूबा की इकोनॉमी काफ़ी बुरे समय से गुजर रही थी। शुगर, जो कि क्यूबा का मेन एक्सपोर्ट था, काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर 1962 से 63 में शुगर की खेती लगभग 4 मिलियन टन थी, जो कि 1958 के रिवॉल्यूशन के पहले के प्रोडक्शन का 60% थी। चे ने खुद माना कि शुगर के प्रोडक्शन में गिरावट आई है और कहा कि शुगर पॉलिसी में जो भी गलतियां हुई हैं उसको अब सुधारा जा रहा है। इन शॉर्ट, अर्नेस्टो का बैंक का हेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर होना काफ़ी बड़े रिवॉल्यूशनरी सपनों से भरा हुआ था, लेकिन रिजल्ट्स मिक्स्ड ही थे। क्रिटिक्स का कहना है कि चे की पॉलिसीज काफ़ी अनरियलिस्टिक थी और वहीं उसके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि चे को कई लिमिटेशंस में काम करना पड़ा। अर्नेस्टो क्यूबा के रिवॉल्यूशन को और भी देशों में फैलाना चाहता था, क्योंकि वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था। इसके लिए उसने अप्रैल 1965 को फिडेल कैस्ट्रो को एक फेयरवेल नोट लिखा और बताया कि उसने क्यूबा के अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और अपनी क्यूबन नागरिकता भी। उसने कहा कि वो जहाँ जहाँ इंपीरियलिज्म है वहाँ लड़ेगा। चे सीक्रेटली 24 अप्रैल 1965 को कुछ दर्जन भर क्यूबन फाइटर्स, जो कि अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उनके साथ कॉन्गो उतरा। उनका गोल अफ्रीका को विदेशी कंट्रोल और अमेरिकन के खिलाफ एक स्ट्रांग बेस बनाना था और साथ ही साथ प्रेसिडेंट मोबुटू के अगेंस्ट सिम्बा रेबल्स को सपोर्ट करना था। चे ने क्यूबा गुरिल्ला स्ट्रेटजी फोको मॉडल को कॉन्गो सिविल वॉर में यूज़ किया। वो और उसकी क्यूबन टीम ने कॉन्गोलीज फाइटर्स को ट्रेन किया और रूरल एरियाज़ के गांवों को कैप्चर किया। चे का कांगो अभियान पूरी तरह से नाकाम रहा। प्लानिंग सही तरीके से नहीं की गई थी और इसे जल्दीबाजी में शुरू किया गया था। चे ने बाद में ये बताया कि कांगोलीज लोगों को मिशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जब उसकी सेना तंजानिया के दार एस सलाम पहुंची, जहां रेबल लीडर को होना चाहिए, सभी रेबल लीडर्स कायरो में थे। उनमें से एक था लॉरेंट कबीला, जो 30 साल बाद कांगो का प्रेसिडेंट बनता है। क्यूबा फाइटर्स कांगो की रेबल आर्मी को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनका कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था। चे ने खुद अपने शब्दों में रेबल आर्मी को पैरासाइटिक आर्मी यानी परजीवी सेना कहा है। लोकल लोग उनसे डरते थे, सैनिक किसानों को लूटते और औरतों पर अटैक करते और असली लड़ाई के दौरान फाइटर्स भाग जाते थे। ऑफिसर्स ज़्यादातर नशे की हालत में होते थे और आपस में ही लड़ते रहते थे। कबीला दार एस सलाम में मर्सिडीज चलाता था, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आता था तो तब वो दिखाई नहीं देता था। इन शॉर्ट, चे का कांगो का अभियान पूरी तरह से फेल रहा और फिर बाद में चे ने खुद ही नवंबर 1965 को कांगो के अपने अभियान से पीछे हट गया। 1966 में काफ़ी सोच विचार करने के बाद चे ने पूरे साउथ अमेरिका में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन करना चाह रहा था और जिसका बेस वो बोलिविया को बनाना चाहता था। गुएरा का प्लान काफ़ी बड़ा था। वो सिर्फ बोलिविया के लिए नहीं लड़ना चाहता था, बल्कि वो बोलिविया को अपने बड़े रिवॉल्यूशन का बेस बनाना चाहता था, ताकि वहाँ से रिवॉल्यूशन अर्जेंटीना, पेरू, पराग्वे और ब्राज़ील तक पहुँच जाए। बोलिविया के साउथ ईस्ट एरिया को इसलिए इस रिवॉल्यूशन के लिए चुना गया क्योंकि वहाँ पहाड़ और मुश्किल ज़मीन थी और दूसरा वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब था। चे गुएरा वियतनाम वॉर मॉडल को कॉपी करना चाहता था। उसका प्लान ये था कि वो यूएस का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और इससे दूसरा वियतनाम जैसा सिचुएशन क्रिएट करेगा और इससे अमेरिका की ताकत कमज़ोर हो और लैटिन अमेरिका के लोग यूएस के खिलाफ खड़े हो सकें। चे ने सोचा कि बोलिविया के गरीब किसान उसके लैंड रिफॉर्म आइडियाज़ से उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन उसने वर्कर्स और किसानों से गहरा रिलेशन नहीं बनाया था और यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी हार बनी। और जब न्यू ईयर की शाम को यानी 31 दिसंबर 1966 को चे मारियो मोनहे से मिलता है, जो कि बोलिवियन कम्युनिस्ट पार्टी का
सेक्रेटरी जनरल रहता है, मारियो ने एक बड़ी समस्या के बारे में बात की कि कैसे एक गुरिल्ला आर्मी और एक शहर की पार्टी आपस में काम करेंगे। मारियो ने यह कहा कि वो अपने पार्टी की लीडरशिप को छोड़ देगा और चे की गुरिल्ला आर्मी में नए भर्ती करेगा। चे इस बात से एग्री नहीं करता था। उसने अपने डायरी में लिखा है कि वो अपने आर्मी का लीडर रहेगा और शेयर्ड अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चे ने मारियो के और सुझावों से डिसएग्री नहीं करता था, लेकिन वो ये मानता था कि दोनों आपस में काम नहीं कर सकते और इसके बाद दोनों अलग हो गए और इस स्प्लिट से चे की बोलिविया में रिवॉल्यूशन की एक बड़ी कमजोरी में से एक बन गई। इस दौरान बोलिवियन आर्मी, जिसको यूएस द्वारा ट्रेंड किया गया था, उन्होंने गुरिल्ला आर्मी का पीछा किया और मिड 1967 तक यूएसए ने बोलिविया की मदद के लिए जंगल वॉरफेयर स्पेशलिस्ट और हेलीकॉप्टर्स भेजे। फिर सितंबर 1967 तक गुरिल्ला आर्मी को घेर लिया गया। चे खुद बहुत बीमार था और अस्थमा से उसकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और साथ ही साथ उसे पेचिश भी हो गया था और बोलिवियन फॉरेस्ट रेंजर्स ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। महीने बीत गए लेकिन चे को हवाना से कोई हेल्प नहीं मिली। राइटर और जर्नलिस्ट जॉर्जी एन गेयर, जिन्होंने चे की डेथ को पास से स्टडी किया है, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चे ईस्टर्न बोलिविया में था और वो ऐसी लोकेशन थी जहां लोग आसानी से पहुंच सकते थे अगर किसी को उस लोकेशन के बारे में पता है। और कैस्ट्रो को पता था कि चे कहाँ है। वो या तो पराग्वे या ला पास से मदद भेज सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। चे अकेला पड़ गया। कैस्ट्रो ने बाद में ये मानने से मना कर दिया कि मदद पहुंचाई जा सकती है और फिर 8 अक्टूबर 1967 को बोलिविया रेंजर्स ने एल यूरो नाम की जगह में चे गुवेरा को कैप्चर कर लिया और अगले दिन उसे मार दिया गया। उसकी डेथ के बाद चे की लाश को एक छोटे से कमरे की एक पत्थर के स्लैब पर रखा गया और उसका फोटो लिया गया और पूरी दुनिया को उस फोटो को दिखाया गया। 12 अक्टूबर को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया कि चे को एक रिवॉल्यूशनरी हीरो के रूप में याद किया जाएगा जो बहादुरी से मरा। गुवेरा के मृत्यु के बाद वो एक लेजेंड बन गया। 18 अक्टूबर 1967 को क्यूबा के लीडर फिडेल कैस्ट्रो ने हवाना के प्लाजा दे ला रिवॉल्यूशन में लगभग 10 लाख लोगों के सामने इमोशनल स्पीच दी। अगले दिन कैस्ट्रो की स्पीच को FBI, जो कि यूएस की एक एजेंसी थी जिसका लिंक CIA से था, जो दुनिया भर के न्यूज़ और टीवी प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड्स और ट्रांसलेट करती है, ने लिखित रूप में फैलाया। कैस्ट्रो ने गुवेरा को क्रांतिकारी युद्ध का कलाकार कहा। उसने चेतावनी दी कि जो चे की मौत का जश्न मना रहे हैं वो गलत है और उसका इशारा यूएस की तरफ था। इस स्पीच ने आने वाले सालों में चे को एक पावरफुल रिवॉल्यूशनरी सिंबल के रूप में बदल दिया और अपनी स्पीच के अंत में कैस्ट्रो ने कहा कि अगर हमें ये जानना है कि हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने पूरे दिल और दिमाग से ये कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि वो चे जैसे बने। 1968 की शुरुआत में फेल्ट्रिनेली, जो कि इटली की सबसे अमीर परिवारों में से एक का वारिस था, लेकिन उसने रेडिकल लेफ्ट विंग का रास्ता चुना। चे के बोलिविया में डेथ के बाद अल्बर्टो कोर्डा द्वारा ली गई चे की फेमस फोटो से लाखों बेचना शुरू कर दिया बिना अल्बर्टो कोर्डा को क्रेडिट दिए। और बाद में जब कैस्ट्रो ने फेल्ट्रिनेली को बोलिविया के जंगलों से चे की डायरी दी, तब फेल्ट्रिनेली ने उसे भी पब्लिश किया और उसमें भी उसने अल्बर्टो द्वारा ली गई फोटो को यूज़ किया, वो भी बिना किसी साइन के। चे की इमेज हर जगह दिखने लगी, मैगजीन कवर से लेकर प्रोटेस्ट पोस्टर्स तक और बाद में सभी प्रकार के पॉपुलर मीडिया में भी। आज कोर्डा द्वारा ली गई चे की इमेज फोटो को हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा दोहराई गई फोटो मानी जाती है। तो दोस्तों, चे गुवेरा की स्टोरी हिस्ट्री की सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभासों में से एक है। जरा ये सोच करके देखिए कि जिस इंसान ने कैपिटलिज्म और मार्केट के अगेंस्ट अपनी पूरी लाइफ लड़ाई लड़ी, आज उसकी ही इमेज उसी मार्केट को और अमीर बना रही है। अगर हम इतिहास को देखें तो चे न तो पूरी तरह से मसीहा था जैसा कि उसके सपोर्टर्स मानते हैं, और न ही वो एक विलन था जैसा कि उसके क्रिटिक्स ने उसको डिस्क्राइब किया है। वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वाला इंसान था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा वायलेंट और कंट्रोवर्शियल था। उसका सपना था लैटिन अमेरिका को एक करने का, लेकिन दुनिया उसे आज एक लोगो, एक टी शर्ट और एक पोस्टर में बदल दिया।